हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईडी और इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल द हिंदू का अनहैप्पी न्यू ईयर हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सैड इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है ये आर्टिकल। जब आप और हम न्यू ईयर मना रहे थे 31 को, 1 जनवरी को, तब जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी घरों में घुस करके बच्चों को शूट कर रहे थे। तो ये घटनाएं जम्मू एंड कश्मीर में फिर से क्यों होने लगी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर सकती है, इस आर्टिकल में आपसे डिस्कस किया गया है। चलिए 6 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आर्टिकल को सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ते हुए कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैब को साथ में लेके चलना है। सभी तरह के क्वेश्चंस जब आप अटेम्प्ट करोगे तो ओवरऑल आपका इंग्लिश का जो डेवलपमेंट है वो टेक प्लेस करेगा। आ रही बात समझ में? पूरे आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं लास्ट में करवाऊंगा, सोल्यूशंस दूंगा इनके। आइए अभी क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहे जी अनहैप्पी न्यू ईयर। समझ पा रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर तो होता ही है ना, हम बोलते ही हैं। लेकिन इस बार ये हैप्पी न्यू ईयर कईयों के लिए अनहैप्पी रहा है, खास करके JNK के अंदर। अब डिटेल में देखेंगे टाइटल पैराग्राफ से क्या कहना चाहता है। कह रहे द सेंटर मस्ट अडॉप्ट यूनियन प्रोसेसेस, मल्टीपल प्रोसेसेस ऑफ इंगेजमेंट इन JNK। कह रहे जो हमारा सेंटर है, सेंटर का मतलब है केंद्र सरकार, कह रहे इसको अडॉप्ट करना ही चाहिए, इसको अपनाना ही चाहिए, अलग अलग तरह की प्रोसेसेस को, कई तरह की प्रणालियों को, प्रक्रियाओं को। और कौन सी प्रक्रियाएं हैं भाई? ये सारी प्रणालियां हैं इंगेजमेंट की, बातचीत की, JNK के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो आप पॉलिटिकल इंगेजमेंट भी करो, सोशल इंगेजमेंट भी करो, फाइनेंशियल इंगेजमेंट भी करो, लोगों को रोजगार दो, अच्छी सरकार बनाओ, अच्छे से बात करो, डेमोक्रेसी लेकर के आओ। तो ये सब तरह की इंगेजमेंट जब JNK में होगी तभी ये घटनाएं रुक पाएंगी। सेंटर आपका सब्जेक्ट है, भारत सरकार की बात हो रही है। मस्ट अडॉप्ट इसकी वर्ब है। अडॉप्ट का मतलब होता है अपना लेना, किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेना या इम्ब्रेस कर लेना। ठीक है, एक वर्ड आता है इसके लिए, इम्ब्रेस। इंगेजमेंट वर्ड मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ये। लोग कहते हैं इसके 2 मीनिंग्स हैं, लेकिन इसका एक ही मीनिंग है। इंगेजमेंट का मतलब होता है किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ इंगेजमेंट कर रहे हो ना, तो आप उससे बातचीत कर रहे हो, आप उसके काम में उसके साथ शरीक हो रहे हो। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ इंगेजमेंट कर रहे हो तो आप उससे सगाई कर रहे हो। तो जब आप अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ इंगेजमेंट करते हैं तो उनके करीब आते हैं। लेकिन जब आप एनिमी से इंगेजमेंट करते हो तो इसका मतलब क्या है? आप एनिमी के साथ में लड़ाई में इन्वॉल्व हो रहे हो, आप कन्फ्रंटेशन कर रहे हो, वॉर कर रहे हो। तो वैसे देखने में दोनों उल्टे मीनिंग्स हैं भाई। दोस्त के साथ तो सगाई हो गई, बातचीत हो गई, दुश्मन के साथ लड़ाई हो गई, वर्ड एक ही है एंगेजमेंट। लेकिन एंगेजमेंट का मतलब है जैसा रिश्ता जिस भी आदमी के साथ, उसी तरह से उसके साथ बर्ताव करना, इन्वॉल्व होना एंगेजमेंट कहलाता है। दोस्तों के अंदर बातचीत एंगेजमेंट है, दुश्मनों के साथ वॉर एंगेजमेंट है। समझ आ गया? वर्ड हमेशा याद रहेगा। चलो, ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। कहीं नहीं मिलेंगी मतलब है सीधी सीधी लिखी हुई नहीं मिलेंगी, थोड़े एक्सपीरियंस से आती है और थोड़ा सर्च करने से आती है। और अपनी क्लासेस का ऑब्जेक्टिव यही है, जो आपको कहीं और ना मिल रहा हो यूट्यूब पे, एटलीस्ट यहाँ मिले। आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की सारी वोकैबलरी मैं आपको दिखा देता हूँ, मोटे मोटे वर्ड्स हैं, ताकि जब ये वर्ड्स आएँ आप इनको स्मूथली पढ़ पाएँ। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, YT ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग, SSC एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, UPSC या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और PO, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से SSC के कोर्स में SSC के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलिए, अपनी वोकैब शीट है, 1 2 3 4 5 और 6 वर्ड्स आप देखेंगे। पोर्टेंट एक वर्ब है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। पोर्टेंट का मतलब होता है किसी आने वाली चीज़ का अंदेशा बनना, किसी चीज़ को फोरकास्ट या प्रेडिक्ट करना। जैसे हल्का जुकाम होना, ये पोर्टेंट कर सकता है कोविड वायरस को, ये पोर्टेंट कर सकता है आपकी बीमारी को। हल्का जुकाम हुआ है आपको, है ना? या यूँ समझ लो, हल्की सी हवा चलना, तेज़ हवा चलना या ठंडी हवा चलना, ये पोर्टेंट कर सकता है टेम्परेचर में यानी तापमान में गिरावट को। जब भी कोई चीज़ पोर्टेंट करती है दूसरी को तो वो उसका अंदेशा ही देती है। इंक्रीज सेल्स
पोर्टेंट ग्रोथ फॉर द कंपनी। बढ़ी हुई सेल्स जो हैं अंदेशा देती हैं, पोर्टेंट करती हैं कंपनी की ग्रोथ का, कंपनी में जो है समझ गए ना, कंपनी के साइज में ग्रोथ का। प्रोग्नोस्टिकेट, ऑगर, फोरटेल, प्रेसेज, फोरबोर्ड, ये सारे अजीब अजीब से वर्ड्स आप कर चुके हो मेरे साथ। इन सब का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, पोर्टेंट वर्ड के सिनोनिम्स हैं। अब किसी आर्टिकल में प्रेसेज आ जाएगा, है ना, किसी आर्टिकल में प्रोग्नोस्टिकेट आ जाएगा। तो इस तरह से सारे वर्ड्स को आपको जाला बना के एक साथ रखना है। रेगुलर रीडिंग करोगे तभी वो कैब कर पाओगे। रट करके रोज वो कैब पढ़ करके रट करके आप याद नहीं कर सकते हो, रीडिंग में अप्लाई करना पड़ेगा। अगला वर्ड है परपेट्रेटर। देखिए परपेट्रेटर का मतलब होता है गुनहगार, एक गलत काम करने वाला आदमी, रॉन्ग डूअर। कल्प्रिट या मिसक्रिएंट भी इसको बोलते हैं। ये मिसक्रिएंट वर्ड आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत देखा होगा। द परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम आर स्टिल एट लार्ज। जो गुनहगार हैं इस क्राइम के, जो काम को करने वाले हैं, इस गुनाह को अंजाम देने वाले हैं, वो अभी भी एट लार्ज हैं। अब ये एट लार्ज क्या होता है भाई? ये एक ईडियम है। एट लार्ज का मतलब होता है फरार। पता है ना ईडियम आपको, एट लार्ज यानी कि फरार, फ्यूजिटिव। इससे एक और ईडियम बनती है, अब यही बता देता हूं, कंफ्यूजन नहीं हो किसी को। एक ईडियम है जेंटलमैन, जेंटलमैन एट लार्ज। अब इसका मतलब फरार नहीं है। जेंटलमैन एट लार्ज वो आदमी है जो मोटे तौर पे जेंटलमैन है ना, एक ऐसा आदमी जो ओवरऑल आप देखोगे जेंटलमैन है, खूब पैसे वाला है, रिच पर्सन है ना, जेंटलमैन एट लार्ज उसको बोलते हैं। जनरली ऐसे आदमी के लिए जेंटलमैन एट लार्ज यूज करते हैं जो बहुत पैसे वाला होता है, कुछ काम उसके पास करने के लिए नहीं होता, है ना, उसके लिए इस ईडियम को इस्तेमाल किया जाता है। तो एट लार्ज यानी कि फरार, जेंटलमैन एट लार्ज मतलब मोटे तौर पे एक जेंटलमैन आदमी, पैसे वाला आदमी जिसके पास कुछ काम करने को ना हो। आगे बढ़ेंगे। टैसिटर्न, ये वर्ड बना है टैसिट रूट से। टैसिट का मतलब होता है साइलेंट। तो टैसिटर्न वो आदमी है जो चुप्पी रखने वाला है, चुप्पी बरतने वाला है, जिसका बात करने को ज़्यादा मन ना करता हो, डिसइंक्लाइन टू टॉक हो। द फैक्ट्री मैनेजर वॉज अ टैसिटर्न लेडी हु स्पोक वेरी लिटिल। फैक्ट्री की जो मैनेजर थी वो चुप रहने वाली एक औरत थी जो बहुत ही कम बोला करती थी, जरूरत भर का ही बोलती थी। टैसिटर्न को रिजर्व्ड भी बोलते हैं, रिस्ट्रेंड भी बोलते हैं, रेटिसेंट भी बोलते हैं। ये रेटिसेंट वर्ड और टैसिटर्न वर्ड को आपस में कनेक्ट करके रखना है। दोनों वन वर्ड्स हैं चुप्पी रखने वाले आदमी के लिए। अब देखो इनका एक सिनोनिम है टाइट लिप्ड। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जिसके टाइट हो गए हों लिप, जिसके होंठ जो हैं जकड़े गए हों, जो बोलने को तैयार ही ना हो ना, चुपचाप रहता हो, टाइट लिप्ड पर्सन। तो इसका सिनोनिम टाइट लिप्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है इंसुलेट। इंसुलेट, आइसोलेट, सेपरेट, सबका मतलब है किसी को किसी से अलग कर देना। आ रही है बात समझ में? रूरल हिंटरलैंड्स आर स्टिल इंसुलेटेड फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन। गांव के जो हिंटरलैंड्स हैं, दूर दराज के इलाके हैं, इंटरलैंड मतलब बिल्कुल अंदर का इलाका जहाँ सड़क भी नहीं है, बिजली पानी भी ठीक से नहीं आता है, कह रहा है ऐसे जो गांव ग्रामीण इलाके हैं ना, वो आज भी कटे हुए हैं, इंसुलेटेड हैं शहरीकरण से, अर्बनाइजेशन से। इंसुलेटेड ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। फिर एक वर्ड है सेंश्योर, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है कड़ी आलोचना करना, सेंश्योर। क्रिटिसाइज समवन स्ट्रांगली, डिनाउंस, रिप्यूग, कंडेम, डिप्लोर, सब इसके सिनोनिम्स हैं। आज आप कंडेम नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। कंडेम और सेंश्योर किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। आई कंडेम यू, मैं आपकी जो है आपकी आलोचना करता हूं, है ना। द मिनिस्टर हैज बीन सब्जेक्ट टू सिवियर सेंश्योर या कंडेमनेशन सिंस द स्कैम केम टू लाइट। जो मिनिस्टर है वो सब्जेक्ट टू रहा है, वो इस चीज से गुजरा है। सब्जेक्ट टू होना मतलब किसी एक्सपीरियंस से गुजरना। तो मिनिस्टर किस एक्सपीरियंस से गुजरा है भाई, किसके सब्जेक्ट टू रहा है? बहुत ही कड़ी आलोचना के, जब से स्कैम जो है केम टू लाइट हुआ, जब से इसके द्वारा किया हुआ घोटाला सबके सामने आया। समथिंग कम्स टू लाइट, किसी चीज का सबके सामने प्रकाश में आना। अब देखो सेंश्योर वर्ब भी है और नाउन भी है। यहाँ पे हमने नाउन की तरह यूज किया इसको, लेकिन कंडेम जो है ना ये एक वर्ब है, इसकी नाउन फॉर्म होती है कंडेमनेशन। आज कंडेमनेशन नाम का वर्ड आर्टिकल में नाउन फॉर्म में देखेंगे। आलोचना के लिए यूज होता है, क्रिटिसिज्म के लिए। चलिए अगला वर्ड है एश्यू, लास्ट वर्ड है। अजीब सा वर्ड नहीं है, एश चू। चू का मतलब होता है, चू का मतलब होता है चबाना। एश चू अजीब सा वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना। चबाने से कोई कनेक्शन नहीं है इसका। एश चू मतलब स्टे अवे फ्रॉम समथिंग या अवॉइड समथिंग। आपकी कोई गंदी आदत है, मान लो पढ़ाई करते हुए मोबाइल चलाने की, आपने कसम खा ली आज से नहीं करूंगा, पढ़ाई करूंगा तो पढ़ाई करूंगा, मोबाइल नहीं चलाऊंगा। तो आपने इस आदत को स्टे अवे फ्रॉम कर दिया, अब इससे एश्यू कर दिया, इसको अवॉइड कर दिया है। अ सिविलाइज सोसाइटी शुड एश्यू वायलेंस। एक सभ्य समाज को दूर रहना चाहिए वायलेंस यानी कि हिंसा से। शन और शाई अवे फ्रॉम भी इसके सिनोनिम है। शन नाम का वर्ड, इसकी वर्ब जो सिनोनिमस है आर्टिकल में देखेंगे। तो शन समथिंग, किसी चीज़ को त्याग देना। चलिए 6 वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए हैं। अब आ जाओ अपने आर्टिकल पे। एक समरी आपको दे रहे किस बारे में लिखा हुआ है। देखो समरी इसमें कुछ ज़्यादा देने के लिए है नहीं।
जम्मू एंड कश्मीर में जब से यूटीज़ बनी है तब से अभी तक सेंटर जो है एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं बना पाया है। अभी तक वहाँ पे वोटिंग होकर के एक सरकार नहीं बनी है। एलजी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वही जो है वहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार को चला रहे हैं, यूटीज़ को। तो हुआ क्या, इसकी वजह से वहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस अभी तक नहीं हो पाई और अभी भी ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिनमें हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है या माइग्रेंट वर्कर्स को टारगेट किया जा रहा है। 2022 में भी ऐसे इंसिडेंट्स काफ़ी हुए थे, 21 में भी हुए थे और 2023 में भी अब नए साल से शुरुआत हो चुकी है। इस नए इंसिडेंट में तो आतंकवादियों ने घर में घुस घुस कर छोटे छोटे बच्चों को शूट कर दिया 1 जो है जनवरी के आसपास। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि सेंटर को एज सुन एज पॉसिबल डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है जम्मू एंड कश्मीर में शुरू करनी पड़ेगी। इलेक्शन करवाओ, सरकार बनवाओ, नहीं करोगे तो इन लोगों को आप अपने आप से दूर कर रहे हो और ऐसे इंसिडेंट्स को और हवा दे रहे हो। आज की टोन है सजेस्ट कर रहा है सरकार को क्या करना है। चलिए अब आर्टिकल को शुरू करते हैं। कह रहा है जी 6 सिविलियंस इंक्लूडिंग 2 चिल्ड्रन वर किल्ड इन ब्रूटल एक्ट्स ऑफ टेररिज्म इन डांगरी इन जम्मू एंड कश्मीर राजौरी इन द फर्स्ट वीक ऑफ द न्यू ईयर। कह रहा है 6 नागरिक, 6 सिविलियंस जिसमें शामिल है 2 बच्चे। कह रहा है इनको मारा गया पैसिव वॉइस लगा के, वर किल्ड, और बहुत ही ब्रूटल एक्ट्स ऑफ टेररिज्म में, बहुत ही क्रूर जो है घटनाओं में, एक्ट्स क्या होते हैं, काम होते हैं, कर्म है ना, बहुत ही क्रूर जो कर्मों के साथ में जो कर्म है टेररिज्म के, दहशतगर्दी के। और कहाँ पे हुए ये हुए हैं डांगरी में, जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये शायद राजौरी रीजन होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, देख लेना इसको, है ना। और ये कब हुआ है सारा काम, पहले ही हफ्ते में हुआ है न्यू ईयर के, इन द फर्स्ट वीक ऑफ द न्यू ईयर। सेंटेंस समझ में आ गया। 6 सिविलियंस की वर्ब है वर किल्ड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयी, क्रूर, जालिम, है ना, बहुत ही क्रूअल या फियर्स या सैवेज चीज़ को बोलते हैं ब्रूटल। एक्ट्स ऑफ टेररिज्म का मतलब है आतंकवाद की घटनाएं या आतंकवाद के कारनामे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हुआ क्या इसके बाद। कह रहा है जी द पुलिस एंड अथॉरिटीज इन श्रीनगर एंड न्यू दिल्ली रिमेन टाइट लिप्ड अबाउट द इंसिडेंट्स। कह रहे एक तो वहाँ की पुलिस और अथॉरिटीज़ जो हैं श्रीनगर में, और जो न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली में केंद्र सरकार में, कह रहा है वो बने हुए हैं सभी के सभी लोग बहुत ही चुप्पी वाले, टाइट लिप्ड, रेटिसेंट, टेसिटर्न, रिजर्व्ड। और किस बारे में भाई, इन इंसिडेंट्स के बारे में, इन घटनाओं के बारे में। तो कोई भी आदमी इन घटनाओं की बात ठीक से नहीं कर रहा है। पुलिस एंड अथॉरिटीज़ दोनों की वर्ब है रिमेन, टाइट लिप्ड आप देख चुके हैं, जो चुप रहने वाला आदमी हो, रेटिसेंट हो, टेसिटर्न हो, रिजर्व्ड नेचर का हो, बोलने के लिए डिसइंक्लाइंड टू टॉक हो। चलिए और आगे बढ़े। कह रहा है इट इज़ एविडेंट दैट द परपेट्रेटर्स इंटेंडेड टू स्प्रेड मैक्सिमम टेरर अमंग द हिंदूज इन द एरिया। कह रहा है ये चीज़ एविडेंट है, ये चीज़ जाहिर है कि जो परपेट्रेटर्स थे, जो गुनहगार थे, जो रॉन्ग डूअर्स थे, मिसक्रिएंट थे, वो ये इंटेंड करते थे, उनका ये इरादा था कि वो स्प्रेड करें, फैलाएं ज़्यादा से ज़्यादा दहशत को, टेरर को, डर को हिंदूज़ के अंदर, इस एरिया में, हिंदूज़ इन द एरिया। आगे सेंटेंस समझ में। इट की वर्ब है इज़, एविडेंट का मतलब है क्लियर या जाहिर, इसको अपरेंट भी बोलते हैं, है ना, क्लियर, साफ, जाहिर। परपेट्रेटर आप जान गए हो, बदमाश को बोलते हैं जो गलत काम करे, रॉन्ग डूअर हो। इसके लिए एक एडवांस वर्ड है मिसक्रिएंट, है ना। इसकी वर्ब है इंटेंडेड। इंटेंड बड़ा सिंपल सा वर्ड होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का इरादा करना। आई इंटेंड टू क्रैक दिस एग्जाम, मेरा इरादा है इस एग्जाम को क्रैक करने का। स्प्रेड एक खास वर्ड है, एक खास वर्ब है इंग्लिश में। अब इसकी क्या खासियत है, एक बार सब लोग अपने दिमाग को खंगालो, बहुत बार करवा चुका हूँ इस कॉन्सेप्ट को। स्प्रेड वर्ब को देखते ही कौन सा ग्रामर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घंटी बजाने चाहिए, घंटी उसकी बजनी चाहिए। चलो, स्प्रेड उन खास वर्ब्स में से एक वर्ब है जिसकी V1, V2, V3 सेम होती है। स्प्रेड है, कोस्ट है, कास्ट है, फोरकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है, हिट, हर्ट, स्प्लिट, याद है ना सभी वर्ब्स, इनकी V1, V2, V3 सेम रहती है। आज ये कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, नोट्स को खोल लो, वहाँ से चेक कर लो। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहे हैं जी दे बार्ज्ड इनटू हाउसेस ऑन जनवरी 1 एंड फायर इनडिस्क्रिमिनेटली किलिंग 4 सिविलियंस एंड इंजरिंग 10 अदर्स। कह रहे हैं वो लोग बार्ज इनटू कर गए। बार्ज इनटू का मतलब होता है जबरन कहीं घुस जाना। दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा बंद है, तो ऐसे लात मार के दरवाज़ा तोड़ दिया, है ना, कहीं भी घुसते जाना बस। तो कह रहा है वो जबरन घुस गए, एंटर कर गए फोर्सफुली घरों में जनवरी 1 को, और गोली चलाना शुरू कर दिया, फायर शुरू कर दिया इनडिस्क्रिमिनेटली। देखिए इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब होता है अंधाधुन, ब्लाइंडली, वॉयलेंटली, बस जहाँ दिखा जो दिखा उसको गोली मारना शुरू कर दिया। और ये सब काम किया इन्होंने 4 लोगों को मारते हुए और 10 लोगों को इंजर करते हुए। दे की वर्ब है बार्ज इनटू, दे की दूसरी वर्ब है फायर्ड, बार्ज इनटू आप देख लेना, एंटर समवेयर फोर्सफुली, है ना, फोर्सफुली कहीं पे घुस जाना।
कह रहे जी जस्ट विद इन 15 आवर्स एन IED improvised explosive device went off outside the house of one of the victims, leaving 2 minors dead and 5 others injured. करीब 15 घंटे के अंदर ही भाई इनके घरों में पहले तो घुसे हिंदुओं के, जो हिंदूज वहाँ रहते थे, लोकल हिंदूज, उसके मारने कुटाई के बाद में 15 घंटे के बाद एक और काम किया इन्होंने। 15 घंटे के भीतर ही इन्होंने एक आईडी जो है ना, क्या होता है, एक डिवाइस होता है, मैं आपको बता दूंगा क्या होता है, बॉम्ब होता है। कह रहे एक स्पेशल टाइप का बॉम्ब जो है वो फट गया, वेंट ऑफ कर गया। वेंट ऑफ करना मतलब किसी चीज़ का अचानक से फट जाना। और किसके बाहर फटा? हाउस के घर के बाहर फटा, एक विक्टिम्स के। तो ये सारे जो विक्टिम्स थे इनके घर के बाहर बम भी रखे गए थे। इससे 2 माइनस तो हो गए डेड, 2 बच्चे तो हो गए डेड, और 5 अदर्स को इसने कर दिया इंजर्ड। इतने लोगों को डेड और इंजर्ड छोड़ करके। चलिए, ये आईडी क्या होता है? देखिए, ये होता है एक एक्सप्लोसिव डिवाइस। ये ट्रेडिशनल ग्रेनेड या बॉम्ब नहीं है, ये इम्प्रोवाइज्ड है। जैसे पेट्रोल बम बना दिया, घर पे जुगाड़। इम्प्रोवाइज का मतलब होता है जुगाड़ से बना हुआ, जिसमें इम्प्रोवाइजेशन हो। और एक्सप्लोसिव डिवाइस आप जानते हैं, बॉम्ब। तो जुगाड़ का बॉम्ब था ये। बोतल में कुछ बारूद भर दिया, अचानक से वो फट जाए, तो इसको बोलते हैं आईईडी। इसकी वर्ब है वेंट ऑफ। वेंट ऑफ करना या गो ऑफ करना, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का अचानक से फट जाना, है ना। और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। कह रहा जी द जम्मू रीजन हैज़ बिन relatively insulated from the conflict in recent years, but the recent incidents portend the return of a grim past. कह रहा है जो जम्मू का रीजन है जहाँ पे सब शांति रहती है, कह रहा है ये रीजन जो है ना रहा है, हैज़ बीन, तुलनात्मक तौर पे अलग थलग यानी कि इंसुलेटेड। और किससे? इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट से, इस पूरे झगड़े तमाशे से। और कब? पिछले रीसेंट ईयर्स में, पिछले कई सालों में। कह रहे लेकिन जो हाल की घटनाएं हैं, रीसेंट इंसिडेंट्स हैं, ये पोरटेंड करते हैं, ये अंदेशा देते हैं, सिग्निफाई करते हैं उस वापसी की, उस रिटर्न की जो है एक बहुत ही ग्रिम पास्ट की, ऐसे पास्ट की, ऐसे आपके भूतकाल की जो बड़ा उदासी भरा है, ग्रिम है ना, सैड है। तो जम्मू रीजन तो आपको पता ही है, यहाँ से अपने लोग जो है बीएड करने जम्मू चले जाते हैं, बड़े आसानी से वहाँ आप रह सकते हो, सब कुछ अच्छा है। वहाँ पे अभी तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, लेकिन अब जो है ना कॉन्फ्लिक्ट वहाँ भी होने लगा है। पुराना जो 20 साल पुराना जम्मू है, वैसा पास उसका सामने आने लगा है। रीजन की वर्ब है हैज़ बिन। इंसुलेटेड का मतलब होता है अलग थलग। इंसुलेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसको वर्ब नहीं बनाएंगे अपने। इंसुलेटेड क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव, है ना। अलग थलग, आइसोलेटेड, सेपरेटेड, सेग्रीगेटेड, इंसुलेटेड। इंसिडेंट्स की वर्ब है पोर्टेंट। पोर्टेंट का मतलब होता है किसी चीज़ की अंदेशा देना, प्रिडिक्शन करना, फोरटेल करना, प्रेसेज करना, याद है ना सारे वर्ड्स, पोर्टेंट। कह रहे जी द राजौरी हैड रिटर्न्ड पीसफुल एंड लास्ट मेजर टारगेटिंग ऑफ हिंदूज वॉज 16 ईयर्स अगो। कह रहे जो राजौरी नाम की जगह है, ये टर्न हो गई थी, बदल हो गई थी पीसफुल में। पीसफुल का मतलब है शांति वाला, शांति प्रिय। तो ये एक शांति प्रिय जगह बन चुकी थी राजौरी। और लास्ट जो मेजर टारगेटिंग थी, लास्ट जो सबसे बड़ी हमला था हिंदूज के ऊपर इस रीजन में, वो था 16 साल पहले। राजौरी की वर्ब है हैड टर्न्ड, टारगेटिंग की वर्ब है वॉज। कह रहे जी इट हैज़ अ लॉन्ग पेनिट्रेबल लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC with Pakistan occupied Kashmir and remained an active route for militants to cross over to the Kashmir Valley. कह रहा है इसकी एक लॉन्ग पेनिट्रेबल लाइन ऑफ कंट्रोल है। LOC किसका नाम है भाई? LOC इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का नाम है, याद है ना आपको। तो इसका एक लॉन्ग पेनिट्रेबल LOC है। पेनिट्रेबल मतलब जिसको पेनिट्रेट कर पाए, जिसको कभी भी कोई भी भेद सकता है, रात में कोई भी घुस सकता है इस पार से उस पार। कह रहा हूँ ये किसके साथ है भाई? LOC ऑफकोर्स पाकिस्तान के साथ है, POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ है। और कह रहा है ये जो है ना रीजन राजौरी का, ये रहा है एक एक्टिव रूट, एक बहुत ही सक्रिय रास्ता। और किसका? मिलिटेंट्स का, हथियारबंद लड़ाकों का, ताकि वो क्रॉस ओवर करें, वो घुस जाएं क्रॉस करके कश्मीर घाटी में, कश्मीर वैली में। आ गया सेंटेंस समझ में? यहाँ से होकर के राजौरी से ही कश्मीर में तक जो है मिलिटेंट्स जाते हैं। इट की वर्ब है दो, पहली वर्ब है हैज़, दूसरी वर्ब है रिमेंड। पेनिट्रेबल मतलब जो पेनिट्रेट किया जा सके, जो एक्सेसिबल हो, जिसको आप भेद सकें। LOC एक बॉर्डर का नाम है। आगे आर्टिकल अ आ चुका है, LOC है ना, अ लॉन्ग LOC, तो यहाँ पे द लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बॉर्डर्स के नाम के पहले LOC हो, LAC हो, डूरांड लाइन हो, कोई भी लाइन हो, कोई भी बॉर्डर हो, उसके आगे आप हमेशा द लगाते हैं। अब यहाँ पे अ लग गया है तो फिर द लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और कुछ देखने वाला नहीं है ना। क्रॉस ओवर टू करना मतलब कहीं से क्रॉस करके पहुंच जाना दूसरी जगह पे। कह रहा है इन 2022 there were clear signs that the district was becoming a new theater of violence, with at least 4 grenade attacks and multiple encounters between security forces and militants. कह रहे 2022 में भी कुछ हुआ,
साफ साफ साइंस हमें मिले, क्लियर इंडिकेशन मिले कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये बन रहा था एक वायलेंस का नया थिएटर। थिएटर का मतलब होता है रंगमंच, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। तो हिंसा का रंगमंच ये बनता जा रहा था। 2022 में हमें आइडिया लग गया था। और ये सब काम कैसे हुआ था भाई, आइडिया कैसे लगा था, विद लगा के बता रहा है इस चीज़ के साथ ही, कम से कम 4 ग्रेनेड अटैक्स के साथ में और कई सारे एनकाउंटर्स के साथ में, कई सारे मुठभेड़ों के साथ में, जो हुई थी किस किस के बीच, सिक्योरिटी फोर्सेस के, सुरक्षा दलों के और लड़ाकों के, मिलिटेंट्स के, जो है दहशतगर्दों के। तो इस तरीके से 2022 में हमें अंदेशा मिल गया था। सेंटेंसेस समझ में आने चाहिए भाई। ये ग्रामर के चक्कर में पढ़ना ठीक तब लगेगा जब आपको मीनिंग निकालना आता हो सेंटेंस का। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है, जो साफ साफ बात लिखी गई है ना, वो उसको समझो आप। साइंस की वर्ब है वर, डिसिट की वर्ब है वॉज बिकमिंग। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना जरूरी है। अगर ये समझ में नहीं आए तो सेंटेंस का मीनिंग निकालना बड़ा कठिन है। चलो, कह रहे जी देयर वर ऑल्सो इंडिकेशंस ऑफ लोकल इन्वॉल्वमेंट। तो लोकल लोगों की सक्रिय भागीदारी के भी जो है इंडिकेशंस थे। ऐसे अंदेशा भी हमें अंदेशे मिले थे। इंडिकेशन वही होता है अंदेशा, किसी चीज़ का सिग्निफिकेंस। चलिए, इंडिकेशंस की वर्ब है वर। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब ये घटनाओं का सेंटर करेगा क्या। हुआ ये कि JNK पार्टीज इन वन वॉइस कंडेम्ड द अटैक ऑन माइनॉरिटीज एंड टारगेटेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर LG's एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इट्स फेलियर टू सिक्योर सिविलियंस। कह रहे सभी JNK की जो पार्टीज हैं, मेन स्ट्रीम पार्टीज, इन्होंने एक आवाज़ में, वन वॉइस में कंडेम किया। कंडेम करना, सेंश्योर करना, क्रिटिसाइज करना, डिप्लोर करना, किसी चीज़ को, समझ गए ना, किसी चीज़ की आलोचना करना। तो इन्होंने बड़ी साफ आवाज़ के साथ एक आवाज़ में क्रिटिसाइज किया है इस अटैक को, जो वहाँ पे हुआ है माइनॉरिटीज़ पे। हिंदूज आर इन माइनॉरिटीज़ इन कश्मीर और JNK। तो हिंदुओं पे अटैक को इन्होंने कंडेम किया और इन्होंने टारगेट किया वहाँ के LG के एडमिनिस्ट्रेशन को, UT के जो LG हैं उसके प्रशासन को। और क्यों भाई, इस एडमिनिस्ट्रेशन की उस नाकामयाबी के लिए, इसके इट्स फेलियर के लिए, जो है सिक्योर करने का, महफूज रखने का वहाँ की जनता को, सिविलियंस को। पार्टीज़ की वर्ब है कंडेम्ड, दूसरी वर्ब है टारगेटेड, कंडेम्ड एंड टारगेटेड। और क्या हुआ, कह रहे जी LG मनोज सिन्हा हैज़ प्रॉमिस्ड स्ट्रिक्ट एक्शन टू कर्ब टेररिज्म एंड एड्रेस द सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द रीजन। कह रहे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा साहब, इन्होंने भी वादा कर दिया है, प्रॉमिस कर दिया है। पहले तो इनकी आलोचना हो गई, कंडेमनेशन हो गया इनका। अब इन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि मैं लूँगा स्ट्रिक्ट एक्शन। और क्यों लूँगा, कर्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आतंकवाद को, टेररिज्म को, और एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए, सोल्यूशन निकालने के लिए, सुरक्षा की ज़रूरतों का, सिक्योरिटी नीड्स का, इस पूरे रीजन की। सेंटेंस समझ में आ गया। सिन्हा साहब की वर्ब है हैज़ प्रॉमिस्ड। दो एक्शन लेंगे दो कामों के लिए। पहला काम है टू कर्ब टेररिज्म और दूसरा काम है टू एड्रेस सिक्योरिटी नीड्स। दोनों टू से जुड़े हुए हैं। एक बार टू लिख दिया तो दूसरी बार यहाँ से टू को मिस कर दिया। चलो, कह रहे देयर इज फ्रेश डिमांड टू रिवाइव विलेज डिफेंस कमिटीज which were constituted in 1995 in 10 districts of Jammu region to fight militants in remote places where security presence is thin। कह रहे एक फ्रेश डिमांड भी है, एक नई जो है मांग भी आ रही है रिवाइव करने की विलेज डिफेंस कमिटीज़ को। अब ये क्या होती हैं भाई, ये वो कमिटीज़ थी जिनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूट करना मतलब किसी चीज़ का ढांचा बनाना, किसी चीज़ को फॉर्म करना। कह रहे जिनको बनाया गया था या फॉर्म किया गया था, ढांचा बनाया गया था जिनका 1995 के अंदर इन 1995। और कहाँ पे, 10 जो है डिस्ट्रिक्ट्स में, और किसके, जम्मू रीजन के। और क्यों बनाया गया था भाई, इनको टू लगा के बता रहे हैं, टू फाइट करने के लिए मिलिटेंट से, दहशतगर्दों से रिमोट प्लेसेस के अंदर। अब ये रिमोट प्लेसेस क्या होते हैं, दूर दराज के इलाके। कह रहा वही बात है, वही रिमोट प्लेसेस हैं वेयर जहाँ सिक्योरिटी प्रेजेंस जो है, सुरक्षा दलों की जो मौजूदगी है बड़ी ही थिन है, ना के बराबर है, बहुत कमज़ोर है। तो जहाँ तक पुलिस और जो फौज ना पहुंच पाए वहां तक पहुंचाने के लिए इन्होंने एक विलेज डिफेंस कमेटियां बनाई थी और ये गांव-गांव जाकर के दहशतगर्दों से लड़ा करती थी। अब डिमांड आ रही है कि फिर से बनाओ। डिमांड की वर्ब है इस, क्लोज शुरू हो रहा है देयर से। देयर कभी अपनी वर्ब नहीं लेगा, देयर एक एडवर्ब है, डमी सब्जेक्ट का काम करता है। वर्ब जो भी लगाई जाती है इसके बाद, उसका सब्जेक्ट उसके बाद में रखा होता है। तो डिमांड सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है। डिमांड सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता तो वर्ब होती है यहाँ पे आर, है ना। देयर से कन्फ्यूज कभी भी नहीं होना है। विच की वर्ब है कॉन्स्टिट्यूटेड, विच आया है विलेज डिफेंस कमिटीज़ के लिए। अच्छा, कल ही आपको बताया था ईयर से पहले हमेशा इन लगाएं, मंथ से पहले हमेशा इन लगाएं, वीक से पहले हमेशा इन लगाएं। और ऑन कब लगेगा, किसी दिन या वार से पहले। याद है ना कल वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ऑन नहीं, इन लगाया गया है, साल दे दिया गया आपको 1995। रिमोट प्लेसेस के लिए एक वन वर्ड है इंग्लिश में बहुत अच्छा, जिसको बोलते हैं हिंटरलैंड।
याद होगा ना ये वर्ड, एकदम अंदर का इलाका, गांव का, एकदम देहात का, जहाँ कुछ सड़क पानी बिजली नहीं है, रिमोट प्लेसेस, हिंटरलैंड बोलते हैं। अब देखो जब ये लैंड वाला वन वर्ड याद करते हो ना, तो ये चार और साथ में याद होनी चाहिए आपको, मेनलैंड, हार्टलैंड, हाईलैंड और मार्शलैंड। एक बार कोशिश कर लो, जो आते हैं डालो कमेंट्स में, लिखोगे याद भी रहेंगे, है ना, फिर मैं करवा देता हूँ जिनको नहीं आते। देखिए मेनलैंड का मतलब होता है, मेनलैंड का मतलब होता है मेन रीजन ऑफ अ कंट्री। अब ये कौन सा होगा, अगर आप इंडिया का नक्शा देखो तो आपको इंडिया के बहुत सारे टापू मिलेंगे, बहुत सारे आइलैंड्स मिलेंगे। नक्शा तो मैं ठीक सा नहीं बना पा रहा हूँ, पर मैं एक आइडिया आपको देना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये इंडिया का नक्शा है पूरा, यहाँ पे आपको यहाँ भी कुछ टापू मिलेंगे, यहाँ भी कुछ टापू मिलेंगे, यहाँ अंडमान मिल जाएगा, है ना। तो ये अंडमान और ये जो टापू है ना, ये मेन लैंड का हिस्सा नहीं है, मेन लैंड है ये वाला। तो जुड़ा हुआ जो मास होता है किसी भी कंट्री का, उसको बोलते हैं मेन लैंड। और उसके बाहर के जो रिमोट टापू होते हैं, आइलैंड होते हैं, कंट्री का तो पार्ट है, लेकिन दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द मेन लैंड। तो बस समझाना था आपको मेन लैंड क्या होता है, मेन रीजन ऑफ ए कंट्री। अब देखो अगला है जी हार्टलैंड। हार्ट बना है दिल से, मतलब हार्ट मतलब दिल, तो हार्टलैंड का मतलब वो होता है किसी एरिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे नई दिल्ली जो है पॉलिटिक्स का हार्टलैंड है इंडिया में, है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, इंपॉर्टेंट रीजन। जैसे फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, तो हमारी कंट्री का फाइनेंस का हार्टलैंड है मुंबई, है ना, पॉलिटिक्स का हार्टलैंड है दिल्ली, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन किसी भी एरिया का, किसी भी रीजन का। चलिए हाईलैंड मतलब पहाड़ी इलाका, जो हाई है, अपने आप ही समझ में आ रहा होगा आपको, हाई है मतलब ऊंचा है, पहाड़ी इलाका। मार्श का मतलब दलदल, तो मार्शलैंड मतलब दलदली इलाका, है ना, जैसे सुंदरबन डेल्टा है वो मार्शलैंड है, सब दलदल मिलेगा आपको वहाँ पे। तो इस तरीके से 4-5 लैंड से बनने वाले वर्ड्स हैं, दिमाग में बिठाना। बढ़े आगे, चलो। कह रहा है जी दीज वर डिस्पेंडेड फॉलोइंग एलिगेशंस ऑफ हाई हैंडेडनेस बाय आर्म्ड वॉलंटियर्स। कह रहा है इनको डिसबैंड कर दिया गया था। इन जो ऊपर विलेज डिफेंस कमेटी जो बनाई गई थी ना, हथियारबंद लोग जो हैं जो सुरक्षा करते थे आपकी, इनको खत्म कर दिया गया था। इन कमिटीज़ को डिसबैंड करना मतलब किसी चीज़ को खत्म कर देना। और किसके बाद में, फॉलोइंग लगा के बता रहा है, बाद में इन एलिगेशंस के, इन आरोपों के, जो था अकड़ूपने का, हाई हैंडेडनेस का, आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा, आर्म वॉलंटियर्स के द्वारा। तो जब लोगों को आप हथियार दे दोगे सुरक्षा देने के लिए, तो वो लोग भी तो आपको परेशान कर सकते हैं ना। तो ऐसी परेशानी की जब घटनाएं हुई तो इनको कमिटीज़ को बंद कर दिया गया था। दिस की हो गया डिसबैंडेड, डिसबैंड करना, डिस्पर्स या डीमोबिलाइज करना, किसी चीज़ को डिसकंटिन्यू कर देना, है ना, कमिटी वमिटी को। हाई हैंडेडनेस मैंने आपको बता दिया, आपका हाथ हमेशा हाई रहता है, आप बहुत अकड़ू आदमी हो, आपकी एरोगेंस ही आपकी हाई हैंडेडनेस है। आगे बात समझ में, हाथ हमेशा ऊपर रखते हो सामने वाले के, एरोगेंट हो, अकड़ू टाइप के पर्सन हो, है ना, तो ये आपकी एरोगेंस है। अब हाई हैंडेडनेस तो मैंने आपको बता दिया। अब ये 4 वर्ड्स हैं हैंडेडनेस से बने हुए हैं, चारों आने चाहिए, और ऑफ हैंडेडनेस, अंडर हैंडेडनेस, हैवी हैंडेडनेस और इवन हैंडेडनेस। चलो, इवन हैंडेडनेस का मतलब है आपका हाथ इवन है, सबके लिए बराबर है। आप जो है बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हो, भेदभाव नहीं करते हो, इक्वलिटी की बात करते हो। इवन हैंडेडनेस का मतलब है फ्री ऑफ बायस, है ना, बायसनेस लिख लो। आप बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हो, सबको बराबरी में तोलते हो, बराबरी का व्यवहार करते हो, इवन हैंडेड हो। हैवी हैंडेड का मतलब क्या है, आपका हाथ बड़ा हैवी है। तो कभी टीचर ने स्कूल में कहा होगा ना आपको, हाथ बहुत भारी है मेरा, तो भारी होने का मतलब है वो आपको डरा रहा है कि कूट दूंगा, पीट दूंगा। अगर आप हैवी हैंडेड हो तो आप बड़े स्ट्रिक्ट हो, हैवी हैंडेडनेस है आपकी स्ट्रिक्टनेस। हाथ भारी है आपका, है ना, कूट देते हो किसी को भी, तो स्ट्रिक्ट हो आप अपने काम में। अंडर हैंडेडनेस का मतलब क्या होता है जी, आपका हाथ हमेशा नीचे रहता है टेबल के। किस तरह के आदमी हो आप चीटिंग वाले, डिसीविंग वाले आदमी हो, तो आपका डिसेप्शन है ना, आपकी अंडर हैंडेडनेस है। हमेशा नीचे से हाथ फंसा करके आप काम करवाते हो, समझ रहे हो बात को, छुपा छुपी के अंदर जो है धोखाधड़ी वाले काम करने में आप माहिर हो, इस तरह के आदमी हो, तो अंडर हैंडेडनेस रखते हो आप। ऑफ हैंडेडनेस क्या होता है भाई, ऑफ हैंडेडनेस का याद करना पड़ेगा आपको, वैसे नहीं बता पाऊंगा। इसका मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन, बस फटाफट कोई काम आपको कहा गया करने के लिए और आपने ऑफ हैंडेडनेस ने उसको जो आपने दिखा करके उस काम को कर दिया, बिना प्रिपरेशन के कोई काम करना, विदाउट प्रिपरेशन, ऑफ हैंडेडनेस। 5 वर्ड्स हैं, दिमाग में बिठा लो, आएंगे बार बार एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं, चलो। कह रहा है जी वाइल द सेंटर इज ईगर टू पोर्ट्रे इट्स स्ट्रॉन्ग आर्म पॉलिसी इन कश्मीर दैट हैज शन पॉलिटिकल डायलॉग एज अ सक्सेस, न्यू ट्रेंड्स इन टेररिज्म इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंट टारगेटिंग ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इन द यूनियन टेरिटरी एक्ट एज अ ग्रिम रिमाइंडर ऑफ द वोलेटिलिटी। कह रहे जहाँ सेंटर जो है बड़ा ईगर है, उतारू है, उत्सुक है, केंद्र सरकार, कि वो पोर्ट्रे करे, दिखाए अपनी स्ट्रॉन्ग आर्म पॉलिसी को।
स्ट्रॉन्ग आर्म पॉलिसी मतलब आपकी आर्म स्ट्रॉन्ग है, बाहुबली वाली पॉलिसी है आपकी। आप यूँ भी कह सकते हैं हैवी हैंडेड है आपकी पॉलिसी, स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। तो जहाँ केंद्र सरकार बहुत ईगर है, उत्सुक है दिखाने के लिए अपनी बाहुबली वाली पॉलिसी को, अपनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी को, कहाँ पे? कश्मीर में। कह रहे वो कश्मीर जिसने शन कर दिया है पॉलिटिकल डायलॉग को एक सक्सेस के तौर पे, ये दैट आया इसी पॉलिसी के लिए। कह रहे ये वही पॉलिसी है जिसने अवॉइड कर रखा है, जिसने त्याग दिया है डायलॉग को, बातचीत को एक सक्सेस के तौर पे। कह रहे वहीं हुआ क्या? नए जो ट्रेंड हैं, नए जो रुझान है, और किसमें? टेररिज्म में, जिसमें शामिल है बार बार होने वाले हमले या टारगेटिंग माइग्रेंट वर्कर्स की। और कहाँ पे? इस यूनियन टेरिटरी में, जम्मू में। कह रहे ये एक्ट करते हैं एक बहुत ही सैड रिमाइंडर के तौर पे, बहुत ही ग्रिम जो है याद के तौर पे, इस वॉलेटिलिटी की, यहाँ पे होने वाली वॉलेटिलिटी होती है चेंजेबलनेस, कहीं पे इम्बैलेंस होता है या कहीं पे वो होती है ना इंस्टेबिलिटी, उसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी। थोड़ा सा अजीब सा सेंटेंस है, देख के आपको लग भी रहा होगा कि क्या बना दिया लंबा सा सेंटेंस, लेकिन आसान है ये। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर इसकी स्ट्रक्चर देख लेना। सेंटर तो बड़ा उत्सुक है कि मैं अपनी स्ट्रॉन्ग आर्म पॉलिसी दिखाऊं और बताऊं कि देखो कैसे मैंने इतने अच्छे से कश्मीर को मैंने कंट्रोल किया है। और इसी चक्कर में इसने पॉलिटिकल डायलॉग भी खत्म कर दिया है, बातचीत करना बंद कर दिया सेंटर ने, हम अपने हिसाब से सब कुछ कर लेंगे। वहीं नए ट्रेंड्स और नए रुझान आ रहे हैं टेररिज्म के, जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स का फ्रीक्वेंट टारगेटिंग भी शामिल है, बार बार इन पे हमला भी शामिल है। तो ये सभी रुझान एक ग्रीम रिमाइंडर के तौर पे काम करते हैं और ये हमें याद ताज़ा करवाते हैं वॉलेटिलिटी की कि इस रीजन आज भी इनस्टेबल है, यहाँ पे स्टेबिलिटी की जरूरत है। सेंटर की वर्ब है इज, दैट आया पॉलिसी के लिए, इसकी वर्ब है हैज शंट, इसके लिए आया दैट। ट्रेंड्स की वर्ब है एक्ट। वॉलेटिलिटी मतलब इंस्टेबिलिटी किसी एरिया में, समझ गए ना। एट लीस्ट 29 सिविलियंस वर किल्ड इन JNK इन 2022, मोस्ट ऑफ देम माइग्रेंट वर्कर्स और लोकल हिंदूज। कम से कम 29 सिविलियंस मारे गए थे जम्मू एंड कश्मीर में पिछले गए साल में, जिनमें से ज़्यादातर जो 2022 में थे माइग्रेंट वर्कर्स या वहीं रहने वाले हिंदू लोग। सिविलियंस की वर्ब है वर किल्ड। कह रहा है वाइल न्यू एक्सपेरिमेंट्स मे यील्ड डिफरेंट रिजल्ट्स इन JNK, द ओल्ड अप्रोच टू अलाउ मल्टीपल प्रोसेसेस ऑफ एंगेजमेंट टू एड्रेस इश्यूज इन अ डेमोक्रेटिक वे माइट स्टिल वर्क। कह रहे जहाँ नए नए जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, कह रहे वो हो सकता है यील्ड कर दें, ला करके दें अलग अलग टाइप के रिजल्ट्स को, नए नए जो है फलों को, परिणामों को इस JNK की टेरिटरी में। कह रहे वहीं पे जो पुरानी अप्रोच है हमारी, जो है अलाउ करने की अलग अलग तरह की प्रक्रियाओं को, प्रणालियों को, प्रोसेसेस को, जो है इंगेजमेंट की, बातचीत की। और बातचीत क्यों करनी है भाई? एड्रेस किया जा सके, संबोधित किया जा सके, सोल्यूशन लाया जा सके उन मुद्दों का एक डेमोक्रेटिक वे में, एक संसदीय सिस्टम के अंदर। कह रहे ये ओल्ड अप्रोच जो है ना बातचीत वाली, ये भी काम कर सकती है, माइट स्टिल वर्क, अभी भी काम कर सकती है। तो नए एक्सपेरिमेंट का तो पता नहीं, लेकिन पुरानी अप्रोच का जरूर पता है, ये काम तो करती है थोड़ी बहुत। एक्सपेरिमेंट्स की वर्ब है मे यील्ड, अप्रोच की वर्ब है माइट वर्क। कह रहे इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इन JNK सिंस 2018 इवन द मेन स्ट्रीम ऑफ द रीजन इज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम न्यू दिल्ली। कह रहे जी नामौजूदगी में, एब्सेंस में एक चुनी हुई सरकार के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और कब से? सन 2018 से। हुआ ये कि यहाँ तक कि जो मेन स्ट्रीम रीजन है, जो मुख्य धारा है इस पूरे रीजन की, मेजॉरिटी जो है, मेन स्ट्रीम मतलब मेजॉरिटी, तो जो मेजॉरिटी है ना इस रीजन की, वो भी दूर जा रही है, ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम कर रही है, अलग हो रही है नई दिल्ली से। तो जब 4 साल तक सरकार नहीं बनेगी किसी रीजन में, LG ही से काम चलाओगे आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से, तो लोग भी आपसे थोड़ा कन्नी काटने लगेंगे, जो आपको सपोर्ट करते थे वो भी आपसे दूरी बनाने लगेंगे। मेन स्ट्रीम आप समझ गए ना, मेन स्ट्रीम मतलब मुख्य धारा। टेररिस्ट जो है वो तो मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं है, लेकिन जहाँ के जो लोग हैं जो शांति चाहते हैं वो मेन स्ट्रीम है। मेन स्ट्रीम की वर्ब है इज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम, ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम करना, किसी से दूर जाना, एलिनेट होना, किसी से दूरी बनाना। कह रहा है अ कंटिन्यूइंग पॉलिटिकल प्रोसेस इज नॉट अ सफिशिएंट गारंटी अगेंस्ट पाक बैक्ड टेररिज्म, बट इट इज अ नेसेसरी कंडीशन इन एनी रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। कह रहे जी लगातार अगर पॉलिटिकल प्रोसेस कर भी दी तो ये कोई गारंटी तो है नहीं, इज़ नॉट अ सफिशिएंट गारंटी कि पाकिस्तान से जो बैक्ड टेररिज्म होता है वो नहीं होगा। हो सकता है आप पॉलिटिकल प्रोसेस करो, चुनाव करवाओ, बातचीत करो सबसे पॉलिटिकल पार्टी से, फिर भी पाकिस्तान से कोई आ जाए है ना टेररिज्म करने, हो सकता है। कह रहे लेकिन ये एक नेसेसरी कंडीशन जरूर है, किसके लिए भाई? किसी भी प्रकार के समाधान के लिए, हल के लिए, रिजोल्यूशन के लिए कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट का। तो इससे आप पाकिस्तान से आने वाला टेररिज्म तो नहीं खत्म कर पाएंगे, लेकिन जो कश्मीर में लोग बैठे हैं कम से कम उनका दिल जरूर जीत पाएंगे। प्रोसेस की वर्ब है इस, इट की वर्ब है इस। रेजोल्यूशन आप समझ चुके हैं, किसी चीज़ का हल, किसी चीज़ का सोल्यूशन, किसी चीज़ का एड्रेसल। चलिए यही रैपअप करेंगे, बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल था, मुझे तो मुश्किल नहीं लगा ज़्यादा, है ना। थोड़े लंबे सेंटेंसेस थे कहीं कहीं। अब आ जाओ अपने क्विज पे।
फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा मेजर, कौन सा कदम सजेस्ट नहीं किया गया स्पेसिस में टैकल करने के लिए बढ़ती हुई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को JNK के अंदर। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस आर्टिकल में नहीं की गई कि आपको नहीं करनी है। भैया आपको ये कहा गया है इसमें कि पॉलिटिकल डायलॉग करो और इंगेजमेंट करो या ना करो, या आपको ये कहा गया है कि विलेज डिफेंस कमिटीज़ को बनाया जाए, या फिर आपसे कहा गया कि दोनों ही चीज़ों को बनाया जाए, या फिर आपसे कहा गया कि दोनों ही चीज़ों की बात नहीं हुई है। थोड़ा सा गहरा है लेकिन आसान है, जिसने ढंग से पढ़ा है वो बता देगा। जिस चीज़ की डिमांड हुई है आर्टिकल में वो चीज़ों को आपको लिखना है। शायद ए और बी दोनों आपका आंसर बन जाए, शायद ए बन जाए, शायद बी बन जाए, शायद नन बने। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे आंसर को डाल रहा हूँ, वहाँ से कर लेना मैच। सेकंड आपसे पूछा डिस इंक्लाइन टू टॉक को क्या बोलते हैं, ऐसा आदमी जो बात ना करना चाहे। तो भाई इसके लिए 4-5 वर्ड्स हैं, एक भी लिख दोगे तो भी आंसर सही हो जाएगा। मैं डाल रहा हूँ 5 वर्ड्स को कमेंट्स में। अंडर हैंडेड का मीनिंग आपसे पूछा है, बता दोगे मेरे ख्याल से। ये एक एडजेक्टिव है अंडर हैंडेड, नेस नहीं लगा इसके आगे, नाउन नहीं बनाया इसका हमने, है ना। अंडर हैंडेड अब एक एडजेक्टिव होगा, उसके हिसाब से मीनिंग रखना। हार्टलैंड आपको मैं बता चुका हूँ, इस वन वर्ड का मीनिंग बताना है। 5वें और 6वें में मिलेंगी 2 एरर्स, और कहाँ मिलेंगी, शायद आपको मिल सकती हैं इस रीजन में, और हो सकता है यहाँ मिल जाए इस रीजन में। कर लो कोशिश एक बार निकालने की। देखो फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए 6 के, आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले मुझे जरूर से बताना। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।